हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट में। आज की क्लास में हम आप लोगों को बताएंगे वेदांग के बारे में। पिछली क्लास में आप लोगों को आरण्यक और उपनिषद के बारे में बताया गया था। उपनिषद को ही क्या कहते थे? वेदांग कहते थे। ठीक, आज हम बताएंगे आपको वेदांग क्या होता है। वेदांग जो है, वेदों को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए उसकी रचना की गई थी। किसके माध्यम से? वेदांग 6 प्रकार के होते हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद। इनके माध्यम से वेदों को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, सुरक्षित बनाए रखने के लिए जो है वेदांग की रचना की गई थी। अगला टॉपिक देखेंगे हम पुराण। पुराणों का शाब्दिक अर्थ होता है आख्यान। यह सामान्य प्राचीन काल में सामान्य भाषा में लिखी गई किताब थी पुराण। लेकिन पुराण की समस्या यह थी कि इसमें बहुत सारी काल्पनिक बातों की चर्चा की गई है। ऐसी ऐसी घटनाओं का वर्णन किया गया है जिस पे विश्वास करना जो है कि उचित नहीं आता। लेकिन एक सामान्य भाषा में लिखी गई थी, यह लोगों के बीच काफ़ी प्रचलित थी। लोमहर्ष के पुत्र उग्रश्रवा के द्वारा जो है इसकी रचना की गई थी। मुख्यतः जो है 18 पुराण हैं, जैसे मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, वामन पुराण इत्यादि। मतलब बहुत सारे जो है कि पुराण यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अगला टॉपिक आएगा आपका रामायण। रामायण में बहुत ज़्यादा नहीं, इसकी आपकी रचनाकार जो है महर्षि वाल्मीकि थे और इसकी प्रारंभिक रचना जो है 4वीं शताब्दी बीसी में। कब? बीसी, बिफोर क्राइस्ट। हमने आपको बताया है एडी और बीसी, तो 4वीं बीसी। और जो आधुनिकतम इसकी जो है कि साक्ष्य मिला हुआ है लिखित, वो कि 2री शताब्दी एडी के आसपास। मतलब इसके और इसके बीच जो है इसकी रचना की गई है। जब से प्राचीन जो साक्ष्य मिला है 4वीं शताब्दी बीसी के आसपास और आधुनिकतम जो है 2री शताब्दी एडी के आसपास। 24,000 श्लोक होने के कारण इसे चतुर्विद सहस्त्र संहिता के नाम से भी जाना जाता है। अगला टॉपिक आपका होगा महाभारत। इसकी रचना महर्षि वेद व्यास ने किया था। इसकी प्रारंभिक रचना जो थी 4वीं शताब्दी ईस्वी। कब? 4वीं शताब्दी ईस्वी है, जब इसमें 8800 श्लोक थे। तो जय संहिता के नाम से जाना जाता था, 24,000 भारत के नाम से, और जब 1 लाख तब इसको महाभारत के नाम से जाना गया। तो इस क्लास मैंने आपको बताया वेदांग, वेदों को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए 6 प्रकार के वेदांग, उसके बाद पुराण, रामायण, महाभारत। पिछली क्लास में आपको बताया गया था वेद, आरण्यक, उपनिषद। वेदों को हमने एक पाई चार्ट में बताया था आपको, चारों की तुलना कर कौन किस देवता को समर्पित है और किस मंत्र किस में है, कितने श्लोक हैं, ऋचाएँ, सब सारी चीज़ें हमने जो है बता दिया है। वेद में आरण्यक हो गया, उपनिषद हो गया, वेदांत, पुराण, रामायण, महाभारत। इस प्रकार हम देखते हैं। कहाँ चला गया? हमने ऐतिहासिक साक्ष्य में आपको बताया था साहित्यिक, इसमें क्या बताया था? धार्मिक और धर्मोत्तर। धार्मिक हमने बताया था वेद, पुराण, उपनिषद, आरण्यक, ये सारी चीज़ें बताई थी। इसमें हमने जैन साहित्य, अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की इंडिका के, अर्थशास्त्र के रचयिता चाणक्य, इंडिका के
मेगास्थनीज। इस टॉपिक को हमने पढ़ा दिया। धर्मेत्तर में हम आगे आपको जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी आपको विस्तार से बताया जाएगा अर्थशास्त्र और इंडिका के बारे में। दूसरा टॉपिक हमने आपको बताया है पुरातात्विक। पुरातात्विक में मुख्यतः 3 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। अभिलेख, भवन और सिक्के। अभिलेख, भवन और सिक्के। इसके बाद साहित्यिक, पुरातात्विक और तीसरा हमने क्या बताया था, विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों का विवरण, कौन से इतिहासकार हमारे यहाँ कब आया और कौन कौन सी पुस्तकों का जो है कि अध्ययन किया और क्या क्या जो है उन्होंने अपने यात्रा के दौरान लिखा है, यहाँ की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति के बारे में क्या मिला है। तो ये विदेशी यात्रियों का विवरण जो है हम आपको आगे बताएंगे आगे के क्लासों में। और आज जो हम आपका टॉपिक है वो पुरातात्विक। पुरातात्विक में देखेंगे अभिलेख। अभी हम अभिलेख को बहुत डिटेल नहीं देखेंगे, ये कि साक्ष्य के तौर पे आपको कुछ जानकारी बता देते हैं। अभिलेख, अभिलेख है क्या, पाषाणों, खंडों, स्तंभों में क्या किया जाता था, उत्कीर्ण किया जाता था, ठीक है, उस पर लिखा जाता था, वही अभिलेख होते थे। सबसे जो प्राचीनतम अभिलेख का साक्ष्य मिला हुआ है वो ईरान से मिला हुआ है। विश्व का सबसे प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है, बोगचकोई का, बोगचकोई का मित्ताली अभिलेख। ये आपका मिला है 1400 BC के आसपास की। कहाँ से, मध्य एशिया, वर्तमान में ईरान। ठीक है। अब भारत की अगर हम बात करते हैं, भारत में जो प्राचीनतम अभिलेख वो अशोक के द्वारा उत्कीर्ण कराए गए। अशोक के द्वारा उत्कीर्ण कराए गए। जिसकी प्रेरणा ईरानी शासक दारा प्रथम के पेरिफेलिस नक्शे रुस्तम, एक हो गया ये, पेरिफेलिस नक्शे रुस्तम व बेहिस्तून अभिलेख से मिला। ठीक, हमने क्या बताया आपको, अभिलेख को पाषाणों, खंडों, स्तंभों पर उत्कीर्ण कराए जाते थे। लेखनी की कोई शैली नहीं थी जिससे आने वाली जो है पीढ़ियाँ
इतिहास में उस समय की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में जानकारी कर सकें। अब विश्व में जो सबसे प्राचीनतम अभिलेख मिला हुआ है बोगजकोई का मित्ताली अभिलेख है। ये कब मिला है? 1400 BC के आसपास ईरान से मिला हुआ। इस वर्तमान ईरान मध्य एशिया माना जाता था। इसमें एक क्वेश्चन ये हो गया आपका, प्राचीनतम अभिलेख बोगजकोई का मित्ताली अभिलेख है। इस अभिलेख में 4 वैदिक कालीन देवताओं का उल्लेख हुआ है। वो वैदिक कालीन देवता हैं इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। और भारत में प्राचीनतम अभिलेख अशोक के द्वारा उत्कीर्ण कराए गए हैं। अशोक के द्वारा उत्कीर्ण कराए गए हैं, जिसकी प्रेरणा अशोक ने ईरानी शासक दारा प्रथम के पेरिफेलिस नक्शे रुस्तम व बेहस्तून अभिलेखों से लिया। इसको देख के, इसकी प्रेरणा से अशोक ने भी भारत में जो है अपने अभिलेख खुदवाए। अब अशोक पढ़ाएंगे तो उसमें डिटेल बताएंगे अभिलेख कितने प्रकार के, शिलालेख, सारी चीज़ों को जो है आगे की क्लासों में हम आपको बताएंगे। अब इसमें देखते हैं कि सबसे पहले अशोक के शिलालेख की खोज किसने की थी। 2 पॉइंट हैं आपके, और इसमें आपको अशोक के शिलालेख की सर्वप्रथम खोज, ये क्वेश्चन आता है आपका 1750 में कितने किया था? टिफिन थैलर। किसने? टिफिन थैलर। और सर्वप्रथम पढ़ने का साक्ष्य जो मिला हुआ है वह कब मिला हुआ है? 1837 में। किसके द्वारा? जेम्स प्रिंसप के द्वारा। 1837 में जेम्स प्रिंसप के द्वारा। कौन सा अभिलेख? दिल्ली टोपरा अभिलेख। दिल्ली टोपरा अभिलेख। तो अभिलेखों के बारे में ये आपकी जो है जानकारी कि सबसे विश्व में प्राचीन अभिलेख बोगजकोई का मित्ताली अभिलेख 1400 BC के आसपास। भारत में अशोक के अभिलेख है लगभग कब? 3री शताब्दी के आसपास। 3री शताब्दी के आसपास। 3री शताब्दी के आसपास भारत में जो है अशोक के अभिलेख मिले हुए हैं। और अशोक अभिलेख जो लिखने की प्रेरणा, वो दारा प्रथम ईरानी शासक था, उसके 2 अभिलेख उसने देखे थे। उससे सीख लेके अशोक ने भारत में जो है उत्कीर्ण करवाए अपने अभिलेख। वो कौन से थे? पेरिफेलिस नक्शे रुस्तम और बेहस्तून अभिलेख। अशोक के शिलालेख या अभिलेख सर्वप्रथम खोजना 1750 ईस्वी में टिफिन थैलर ने की थी, और सर्वप्रथम पढ़ने का जो साक्ष्य मिला है वो 1837 के आसपास जेम्स प्रिंसप के द्वारा किया गया। मुख्यतः 4 लिपियों में इसका, मुख्यतः 4 लिपियों में खारोष्टी, अरामेइक, ब्राह्मी और तो डिस्टर्ब बहुत कर रहा। खारोष्टी, अरामेइक, ब्राह्मी और यूनानी लिपियों में लिखा गया है, और सर्वाधिक जो है ब्राह्मी लिपि में, सर्वाधिक
अभिलेख। अब भाषा लिपि था, भाषा कौन थी? प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा। तो ये अभिलेख के बारे में कुछ ऊपरी जानकारी आपको दे दिया गया है। आगे की क्लासों में जब हम आपको पढ़ाएंगे मौर्यकाल, तो उसमें अशोक से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। उसके बाद आता है स्मारक, भवन और सिक्के। देखिए, भवन से क्या होता है, उस समय के समाज की आर्थिक, राजनैतिक और कला की जानकारी मिलती है कि भवन कैसे बना है, लकड़ी का बना है, पत्थर का बना है, ईंटें बने हैं, कच्चे मकान के बने हैं, उस पर कैसी कलाकृति की गई है, किस धातु का प्रयोग किया गया है। उससे उस काल के समाज के आर्थिक स्थिति का पता चलता है, सामाजिक स्थिति का पता चलता है, और वहाँ के कला और तकनीकी की जानकारी भवनों के माध्यम से हमको मिलती है। तो भवन इतिहास के जानने के लिए जो है एक प्रमुख स्रोत के तौर पे उपयोग किए जाते हैं। इसके बाद तीसरा हम आपको देखेंगे सिक्के। सिक्के जो प्राचीन काल में सिक्के होते थे, मुख्यतः उस पर नामों का अंकन नहीं होता था, उस पर पशुओं का और पक्षियों का, पेड़ पौधों का जो है कि अंकन होता था। लेकिन बाद में जैसे विकास होता गया, तो बाद में जब यूनानी अपने यहाँ आए तो उनके द्वारा जो है कि लेखन शैली का विकास किया गया सिक्कों पे। सिक्के किस धातु के होते थे, इससे उस काल के आर्थिक स्थिति का पता चलता था। सोने के थे कि चांदी के थे कि तांबे के थे कि शीशे के थे। अलग अलग शासन काल में सिक्के जारी किए गए और उस पर फिर अंकन होने लगा। राजाओं का अंकन होता था, देवी देवताओं का अंकन होता था, पशु पक्षियों का अंकन होता था। तो सिक्के भी एक महत्वपूर्ण स्रोत के तौर पर उपयोग किए जाते हैं तत्कालीन जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और कला और तकनीकी के अध्ययन के लिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि ऐतिहासिक स्रोत में हमने आपको बताया साहित्यिक में हमने आपको बताया था धार्मिक और धर्मोत्तर। धार्मिक में हमने आपको बताया वेद, पुराण, आर्यक, उपनिषद, इन सब चीज़ों का अध्ययन। और उसके बाद धर्मोत्तर में हम आपको बताएं कि जैन, बौद्ध की जो पुस्तकें थी, इंडिका, मेगास्थनीज, उसके बाद अर्थशास्त्र, चाणक्य, ये सारी पुस्तकें आपका जो है कि धर्मोत्तर में आएंगी। आगे की क्लास में हम बताएंगे कि अर्थशास्त्र में कैसे क्या चीज़ कितने खंडों में विभाजित किया गया है, किसका वर्णन किया गया है, इंडिका के बारे में भी बताया जाएगा। उसके बाद दूसरा टॉपिक हमने आपको बताया था पुरातात्विक। पुरातात्विक में हमने आज आपको बताया अभिलेखों के बारे में। अभिलेख क्या होते हैं, और सर्वप्रथम जो है कि विश्व में कौन सा अभिलेख प्राप्त हुआ, भारत में कौन सा अभिलेख प्राप्त हुआ, कहाँ से, और सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया, सर्वप्रथम किसने खोज की, कौन सी लिपि और कौन सी भाषा में लिखा गया, इन सब चीज़ों का हमने वर्णन किया। और ये भी बताया हमने आपको कि भवनों का और सिक्कों का किस प्रकार जो है कि इतिहास जानने के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाएगा। तो इस प्रकार ये पूरा का पूरा टॉपिक ख़त्म होता है। अगली क्लास में हम आपको वैदिक कालीन सभ्यता के बारे में बताएंगे कि वैदिक काल जो ऐतिहासिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण पॉइंट रहा है, वैदिक काल से हमारे सामाजिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण व्यवस्था का जो है कि पॉइंट रहा है वैदिक काल। अगली क्लास में हम आपको वैदिक बनाएंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।